मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। 6 किसानों की मौत के बाद सियासत भी गर्म हो गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। किसान मजदूर संघ ने आज प्रदेशव्यापी बंद का किया ऐलान। फायरिंग में 6 किसान की मौत हो गई है। मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप है। साथ ही बल्क मैसेज करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। घटना की न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, टीआई के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीआई के उनको अरेस्ट करा रहे हैं, हम उनको अरेस्ट करा रहे हैं। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतक किसानों के लिए 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान किया है। मैंने फैसला किया है कि संकट की इस घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े रहेंगे। घटना में जो मृतक है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। परिजनों के एक सदस्य को योग्यतानुसार शासकीय नौकरी देंगे। जो घायल हैं उनका सरकार निःशुल्क इलाज कराएगी। 5-5 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को भी दी जाएगी। किसानों की मौत पर अब सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। सभी विपक्षी पार्टियों ने शिवराज सरकार से इस्तीफे की मांग की। नौबत पर जब आ जाएगा किसान तो क्या करेगा? सड़कों पर उतरेगा और वो अपनी आवाज भी उठाए तो गुनाह है, गोली चलाए। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को केवल जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से अपनी असफलता के लिए अपना इस्तीफा देना न देना, उनके कर्जे माफ न करना और शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानों पर गोली चलाना, इससे ज्यादा हीनियस क्राइम किसानों के साथ कोई नहीं हो सकता। हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है और हम चाहते हैं एक जांच कमेटी जुडिशियल बने। सीतापुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर सुनील जायसवाल नाम के व्यापारी और उसकी पत्नी साथ ही बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां चला करके हत्या कर दी गई है। व्यापारी के पास से कैश से भरा बैग लेकर मौके से बदमाश फरार हो गए और इस दौरान पड़ोस का एक व्यक्ति भी गोली लगने से मामूली रूप से घायल हो गया। इस घटना को लेकर जिले की कानून व्यवस्था के लिए काफी चुनौतीपूर्ण इसे माना जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद एडीजी, क्राइम आईजी समेत डीएम और एसपी ने घटनास्थल का जायजा लेकर के जांच पड़ताल की। पीछे से हमलावरों ने उनके ऊपर हमला किया और सीसीटीवी फुटेज से जैसा दिखता है कि पत्नी और बच्चा भी उनको बचाने के लिए आवाज सुन के बाहर आए तो उनके ऊपर भी हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 3 से 4 लोग दिखाई पड़ रहे हैं उसमें। बाकी तो अब यह पुलिस का काम है कैसे उसको तहकीकात करके देखती है। ये हमारे लिए चैलेंज है और इस घटना का अनावरण सही होगा और सही मुलजिम जेल जाएंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है हम लोग इस चीज़ के लिए। और इस घटना का सफल अनावरण वो हम कराएंगे। इस पूरे मामले पर यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक मुद्दा रहा है और अब कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसीलिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो अपराधी जहां जहां छुपे हैं और जिन अपराधियों पर इनाम घोषित है और जो अपराधी फरार हैं, ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके अविलंब सलाखों के पीछे डाला जाए। 15 साल से अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, उनको सरकारों की तरफ से संरक्षण मिलता रहा था, लेकिन ये सरकार अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है।
लखनऊ के हजरतगंज के बापू भवन चौराहे पर मऊ जिले के बीजेपी विधायक श्रीराम सोनकर ने दबंगई दिखाई है। विधायक ने बीच सड़क पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर को पीट दिया है। इतना ही नहीं, इस विधायक के गुर्गों ने मौके पर मौजूद होमगार्ड पर राइफल भी तान दी। मामले पर आईजी ने गुर्गों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। विधायक थे मऊ के, ये उल्टा चल रहे थे यहाँ रॉयल होटल से, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा था। उसको क्लियरेंस के लिए जो सब इंस्पेक्टर है मेट्रो प्रभारी टीएसआई प्रेम शंकर शाही अपने आदमियों के साथ, सिपाहियों के साथ उनको रोक रहे थे। उस रोकने में इनकी नोकझोंक हुई और हाथापाई की गई, जो कि एक बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं लगता। जो हुआ वो गलत हुआ है। छोड़ दिया तो हम लोगों ने उसको रोका, तो और लोगों ने, जो साहब ने रोका और भी जब गार्डों ने रोका, तो वो एकदम 2-3 और भी जुट गए, उसमें घूंसे ला चलाने लगे। तब तक हाँ कह रहे थे कि जो है ज्यादा मत बोलो, ना गोली मार देंगे, ये कर देंगे। वाराणसी में किस कदर बदमाश बेखौफ हैं, ये एक बार फिर से उस वक्त सामने आया जब वैष्णव ज्वेलर्स पर बेखौफ बदमाशों ने गोलियां बरसाई और फिर वहां से फरार हो गए। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन सराफा कारोबारियों में आतंक है। वाराणसी में वैष्णव ज्वेलर्स की दुकान पर 2 बाइक सवार रुकते हैं, फिर पीछे बैठा शख्स दुकान पर गोलियां बरसाता है। दुकान के अंदर उस समय ग्राहक के साथ कुल 3 लोग थे। तीनों लोगों की किस्मत अच्छी थी कि गोली किसी को नहीं लगी। गोली काउंटर के बगल में बने छोटे दरवाजे में जाकर धंस गई। वजह हम लोग डीप में जा रहे हैं। एक मामला और जानकारी में आया है कि 2015 में नवंबर महीने में इनके साले की हत्या हुई थी, जिसके संबंध में बेलूपुर थाने मुकदमा पंजीकृत है। उसमें 4 अभियुक्त जेल जा चुके हैं और जेल में हैं और 4 सीटेड हैं। एक उसमें कुर्की की कार्रवाई प्रोसीडिंग में है। जल्दी इसका पता चल जाएगा कौन लोग हैं। इसमें लगी है सारी टीमें, फोरेंसिक टीम। मैं दुकान में बैठा था, सामने से गोली चली। अब कस्टमर 2 थे बैठे, तो बस बगल से गोली चली है, तो हम पीछे देखे तो गोली पल्ले में लगी हुई है। हमको खुद नहीं एहसास हुआ कि गोली चली है मेरे वहाँ। तो हम सामने देख रहे थे कि देखे कौन किसको लगा तो नहीं ना है, लेकिन सब सही सलामत बचा गया। त्वरित न्याय दिलाने के लिए एक बार फिर राज्य सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। सीएम योगी और केंद्रीय कानून मंत्री का कहना है कि गरीबों को सस्ता सुलभ न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। तो साथ में सीएम योगी का यह भी कहना था कि महिलाओं से संबंधित पारिवारिक मामलों का निस्तारण जल्द ही संभव है और इसके लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। न्याय केवल कहने के लिए नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी वह न्याय सुलभ हो, सस्ता हो और आसानी से प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश में न्यायिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर प्रकार से हर संभव सहयोग इस मामले जो आज बहुत साफ साफ पता लगा, गरीबों को न्याय सुलभ हो, गरीबों को न्याय सरलता से मिले। और उन्होंने अपनी सरकार के बारे में कहा था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर कहा, हमारी सरकार गरीबों के लिए जिएगी और गरीबों के लिए प्राथमिकता है। बरेली में रोडवेज बस अग्निकांड में कुदरत ने मौत का ऐसा तांडव खेला जिसे देखकर के हर किसी की रूह कांप जाए। और अब काल के गाल में समाये शवों से जुड़ी दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं। बरेली में मृतकों के शव को लेने पहुंचे परिजन और अपनों का शव पहचानने के लिए डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं। मायूस परिजन राख हो चुकी जिंदगी में अपनों की दावेदारी के लिए ब्लड सैंपल दे रहे हैं ताकि शवों के लिए नए डीएनए सैंपल का मिलान हो सके। इस भीषण अग्निकांड में नोएडा निवासी शेर सिंह ने अपने पिता, मां, पत्नी के साथ बेटे और 2 मुही बच्ची को खो दिया है। शेर सिंह का पूरा परिवार मामा के यहाँ शादी में शिरकत करने गोंडा जा रहा था। बर्बाद हो गई इसी में। मम्मी, पापा, बीवी, 2 बच्चे, लड़का था 4 साल का, बेटी थी 4 महीने की, सब खत्म हो गया।
उस समय पहचान नहीं हो पा रही थी और बॉडियों को जब सील किया गया तब निकाला गया तो एक दो बॉडी में जो छोटे बच्चे थे गोद वाले वो माँ के से चिपके हुए मिले हैं, तो वो निकाले बहुत ही दर्दनाक था और बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। उसमें से बच्चे निकाल के अलग से उनकी बॉडी सील की। मऊ में 200 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में सुविधाओं के अभाव में मरीजों का जमीन पर लिटा करके उनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के जोहानागंज थाने के लक्ष्मीपुर गांव से मऊ के कोपागंज थाने मोहम्मदपुर के इंदिरा गांव में बारात आई थी। यहां खाना खाने से 150 बारातियों समेत 200 लोग बीमार हो गए हैं। आनंद फानन में सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल के सभी वार्डों को बीमार मरीजों के लिए खोल दिया गया है। इसके बावजूद भी बीमार लोगों के लिए बेड नहीं मिले हैं। मजबूरी में जमीन पर लिटा करके मरीजों का इलाज किया जा रहा है। शहर में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए वाराणसी जिले के कप्तान की तरफ से चलाए जा रहे अभियान में रोहनिया पुलिस और क्राइम ब्रांच को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब उन्हें 5000 का इनामी अपराधी संजय हरिजन को पकड़ने में कामयाबी मिली। गिरफ्तार संजय हरिजन के विरुद्ध जनपद के कई थानों में मामला दर्ज है। लूट छिनैती दर्जनों मुकदमे हैं। उसके ऊपर पुलिस ने अभियुक्त के पास से 12 बोर का तमंचा बरामद किया है। राजधानी के हुसैनगंज थाना इलाके के उदयगंज में एक नवविवाहित जोड़े की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों के मुताबिक सुबह काफी देर तक मृतक दंपति का दरवाजा खटखटाया गया लेकिन नहीं खुला। जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो अंदर का नजारा स्तब्ध कर देने वाला था। मृतक मंजीत की लाश दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकी हुई मिली। राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में रविवार को हुए हर्ष नामक युवक की हत्या का मामला लखनऊ पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस की सर्विलांस टीम ने हत्या को अंजाम देने के आरोपी ऋषभ को हत्या में इस्तेमाल असलहे के साथ गिरफ्तार किया जबकि एक अभियुक्त अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस के मुताबिक आपसी वर्चस्व में युवक हर्ष की हत्या कर दी गई थी। पीलीभीत के थाना कोतवाली क्षेत्र के गोहनिया चौराहे से कुछ दूर स्थित अलीगंज मोड़ पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक युवक का नाम शंकर है। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मथुरा की गोवर्धन थाना पुलिस ने 5-5 हजार रुपए के इनामी 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 60,000 रुपए असलहे और नशीले पदार्थ मिले हैं। हनीफ, राहुल और रूहडू नामक तीनों शातिर अपराधियों पर 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों अब तक 200 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग गुरु बाबा रामदेव से योग की क्लास ली है। 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले बाबा रामदेव ने सभी को अभ्यास सत्र में योग की शिक्षा दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व तैयारी के लिए हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय ने इस विशेष योग प्रशिक्षण शिविर का यह आयोजन आज यहाँ पर राजभवन में किया है। सबसे बड़ी बात तो अब तक मीडिया हम लोगों को नचाती थी, आज हम लोगों ने मीडिया को यहाँ पर इतनी सुबह बुला करके उनको नचाने का काम किया है। तो सारे दुनिया में योग का मतलब क्या है, मैं बाबा रामदेव जी को और साथ ही साथ यहाँ आने हुए सभी लोगों को इसलिए धन्यवाद देता हूँ। 21 जून 2017 को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाएंगे और उस दिन पर सारे हिंदुस्तान की ही नहीं तो सारा दुनिया का नज़र लखनऊ में होगा।
शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कजाकिस्तान के अस्ताना जाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि अस्ताना में होने वाले सम्मेलन में भारत पाकिस्तान पूर्ण सदस्य के रूप में उपस्थिति दर्ज अपनी करवाए। उफा में 2015 में हुए सम्मेलन में रूस ने भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का प्रस्ताव दिया था। अब तक भारत पाकिस्तान को SSO में पर्यवेक्षक का दर्जा है। शंघाई में 1996 में हुई बैठक में रूस, चीन, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान बेहतर आपसी सहयोग समन्वय पर राजी हुए थे और इसे शंघाई 5 कहा गया था। इसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान को साथ लेकर के शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई। चीन के नेतृत्व वाले संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सैन्य के साथ खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान और आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाना है। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की 2 दिन की बैठक मंगलवार को शुरू हुई और आज भी चलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि मुद्रास्फीति नीचे होने के आधार पर सरकार नीतिगत दरों में कटौती चाहती है, लेकिन केंद्रीय बैंक फिलहाल ब्याज दरें नहीं घटाएंगे। केंद्रीय बैंक पहले मुद्रास्फीति पर GST को लागू करने के प्रभाव को देखेगा। वित्त वर्ष 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि दर घटकर 7.1% पर आ गई है। ऐसे में भारतीय उद्योग जगत भी नीतिगत दरों में कटौती के लिए दबाव बना रहा है। ब्रिक्स मीडिया फोरम की 2 दिवसीय बैठक 7 जून से बीजिंग में शुरू होने जा रही है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 25 मीडिया समूह इसमें हिस्सा लेंगे। ये बैठक 8 जून तक होगी और बैठक में मीडिया विकास के लिए मल्टीमीडिया नवाचार के साथ मीडिया के कर्तव्य और उनकी सामाजिक जवाबदेही पर भी चर्चा होगी। फोरम का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के मेनस्ट्रीम मीडिया के लिए अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म में सुधार करना, नवाचार को बढ़ावा देना है। इस फोरम का आयोजन संयुक्त रूप से ब्रिक्स देशों के मीडिया समूह कर रहे हैं। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन कर रहा है। ये सितंबर में फुजियान प्रांत के शेमेन में 9वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। फोरम का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म में सुधार करना है। इस बैठक में मीडिया विकास के लिए मल्टीमीडिया नवाचार के साथ मीडिया के कर्तव्य एवं उनकी सामाजिक जवाबदेही पर भी चर्चा होगी। गर्मी से परेशान लोगों के लिए अब राहत वाली खबर है। दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आज, कल और परसों बारिश के आसार बने हुए हैं। दिल्ली, NCR के साथ पूरे उत्तर पश्चिम भारत के 50 से 75% केंद्रों पर 7 से 8 जून को आंधी बारिश और कहीं कहीं ओले पड़ेंगे। गर्मी के तांडव से पूरा उत्तर भारत परेशान है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। राजधानी दिल्ली में पारे ने 47 डिग्री को छू लिया है। रविवार और सोमवार को गर्मी से बेहाल रहे लोग और वहीं हालात मंगलवार को भी रहा। 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया।